राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी वाहन कबाड़ नीति को लॉन्च किया है। गुजरात इन्वेस्ट समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को नए भारत की मोबिलिटी को और ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाला बताया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगी। वाहनों को स्क्रैप करने से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाया जा सकेगा। ये नीति देश में सड़कों पर गाड़ियों को आधुनिक बनाने और अनफिट गाड़ियों को हटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ अभियान की एक कड़ी बताया, जो शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ भारत की तेज विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़े 4 प्रमुख फायदे भी गिनाए। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और कोशिश की जा रही है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन को आयात पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि एथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी जरूरी है और इन्हें R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्री को जो भी मदद चाहिए होगी वह सरकार देगी। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े, लेकिन इसमें इंडस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आने वाले 25 साल के लिए आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत का एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए। देश अब क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो ये होगा
कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डीआरडीओ भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की और इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं। इसमें सभी विभागों का सम्मिलित प्रयास है। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रहे इन कार्यक्रमों को देखकर लगता है कि केवल देशवासी ही नहीं बल्कि जल, थल, नभ, पहाड़, पठार और पासेज भी हमारे साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के वीर शहीद जवानों को नमन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इतने सारे कार्यक्रमों की विविधता में भी लक्ष्यों की एकता वाले इस महोत्सव में अनेकता में एकता की झलक साफ दिखाई देती है, जो भारतीय संस्कृति का प्राण है। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है वह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है और इसमें सभी विभागों का एक सम्मिलित प्रयास है। उन सभी विभागों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे हमारे सेना के जवान, हमारे तीनों सर्विसेज के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान को यदि कोई दुनिया की ताकत यदि चुनौती देती है तो उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसको करके दिखाया भी है हमारे जवानों ने। आज हम आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल्पना कीजिए, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां के अंदर न रही होती तो क्या हम आजादी का यह अमृत महोत्सव आज मना पाते? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता यह होनी ही होनी चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और जब मैं कार्यक्रम देख रहा था तो इसमें आइलैंड के ऊपर झंडे फहराए जा रहे हैं, ये नदियों में कोस्ट गार्ड अपना वहाँ पर भी झंडे फहरा रहा है, ये समुद्र में भी नेवी भी इस रोल को कर रहा है, आर्मी भी अपना कुछ काम कर रही है, एयरफोर्स भी, सारे के सारे, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। मुझे लग रहा था कि केवल भारतवासी ही अमृत महोत्सव का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि सचमुच जल, थल, नभ, पहाड़, पठार और पासेज जितने हैं सभी अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था। और तरह तरह के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। विविधता में एकता, यही है भारत की विशेषता। कार्यक्रमों में विविधता लेकिन लक्ष्यों में एकता, यही हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण है।
यही हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी ताकत है। सारी विविधताओं के बावजूद भारत एक है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और अमृत महोत्सव मनाने के पीछे जो हमारी भावना है वह है स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, संप्रभुता की, अखंडता की, स्वावलंबन की और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अमरत्व की। यदि यह अमरत्व का कंसेप्ट, अमरता प्राप्त करने का यदि कंसेप्ट भारत में न होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित न होती और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता भी सुरक्षित न होती। अमर होने का मतलब यह नहीं कि सदैव मैं याद किया जाऊंगा। अमर होने का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम सूक्ष्म जगत में हैं तो मृत्यु का वर्ण करने के बाद हम विराट जगत में जाएंगे। और सचमुच इस भाव को मन में सजोकर जिन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने में अपने प्राणों की आहुति दी है, आज हम पहले दिन जब इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं तो मैं तहे दिल अपनी तरफ से भी, आपकी सबकी तरफ से भी और सभी देशवासियों की तरफ से भी मैं शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश करने पर भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिल्ली के रमेश नगर में स्थित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। इस शुभ अवसर पर श्री शिवनाथ योगाश्रम के रजिस्टर्ड प्रधान श्री दिनेश तंवर और प्राचीन सूर्य मंदिर के महासचिव ललित सुमन, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक श्रीमती उषा सैनी और शिक्षक गण उपस्थित थे। सलामी देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर इस राष्ट्रीय पर्व पर उद्बोधन दिया। हम सभी आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष साहब, मैनेजर मैम और ललित सुमन जी और हमारे सभी कर्मचारी, स्टाफ के सभी, आज 73वें गणतंत्र दिवस है। 73वें गणतंत्र दिवस पे आज हमने अपने स्कूल में झंडा का ध्वजारोहण किया है और बच्चे अभी आदेश नहीं है, इसलिए अभी पूरे स्टाफ के साथ हमने ध्वजारोहण किया है। इन्हें अमृत महोत्सव का नाम दिया है और संपूर्ण हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा जो है सो जगह जगह निकाली जा रही है। हरियाणा प्रदेश के तरफ से प्रत्येक गांव-गांव में तिरंगा यात्रा 1 तारीख से ही शुरू हो गई। आप लोगों को याद होगा तो इसी शहीद स्मारक पर जब वीर क्रांतिकारियों के वंशज मंगल पांडे जी, तात्या टोपे जी, सभी लोग के जब वंशज यहाँ आए थे तो हम लोगों ने यह तय किया था तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक संपूर्ण देश में भारत उत्सव मनाया जाए। तो श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण से यह न सिर्फ वीर बलिदानियों का यह स्तंभ है, क्रांतिकारियों का यह पुण्य जगह है, संस्कृत और संस्कृति का जो यह समागम यहाँ होता है, यह अपने आप में एक इतिहास धीरे धीरे रचता चला जा रहा है। इसके लिए आप सभी शिक्षक
विद्यार्थी नहीं हैं अभी इस अवसर पर, लेकिन सभी छात्र, शिक्षक, मैनेजमेंट कमेटी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने प्रेस वार्ता कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा कि आरटीओ की सेवाओं को ऑनलाइन करने का क्रेडिट मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद लिया है, जबकि इन सेवाओं का क्रेडिट केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि ये सब सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं 2 दिन पहले जब मैंने देखा दिल्ली की सड़कों के ऊपर वही फिर किस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपए केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए बर्बाद कर दिए गए, जबकि उस चेहरे को दिखाने के लिए उनका लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, जिसके उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग पूरी दिल्ली में बस स्टैंड से लेकर और सड़कों पे आपने देखी होंगी। मित्रों, 2014 में मोदी जी की सरकार देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों ने मोदी साहब को चुना था, जिसमें लगभग 36 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले थे, गरीब को भी बैंक में एंट्री हुई। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आरटीओ के जो दफ्तर हैं वो राज्यों के अंदर खुले रहते हैं। हमारे 1988 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट जब देश में बना था, तो देश के अंदर आप गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे या आप लाइसेंस बनवाएंगे ड्राइविंग या लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, वो ऑल इंडिया बेस पर आदेश पार्लियामेंट का वो अधिकार है उस ऑर्डर को करने का। राज्य सरकार का वो अधिकार ही नहीं है, विषय ही नहीं है वो। इसी विषय को लेते हुए आप लोगों ने भी लाइसेंस बनाया होगा, आपके रिश्तेदारों ने बनाया होगा, बगैर दलाल के 5-4 हजार रुपए देने पड़ेंगे तब लाइसेंस बनेगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है, गाड़ी ट्रांसफर करानी है, बगैर मीडिएटर के काम हुआ ही नहीं करता था देश में। उसी कड़ी के अंदर अभी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने इन लंबी लंबी कतारों से भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और घर बैठे हम सब लोग ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रिन्यूएशन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, नया लाइसेंस बनवाना, इस प्रकार के 18 जो ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिलते जुलते कार्य थे, इनका आदेश भारत सरकार ने पार्लियामेंट में मार्च में लॉ बनाकर और यह आदेश पारित कर दिया। यह आदेश पारित हुआ जिससे सरल, सुगम, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिले लोगों को। और ये स्टेट गवर्नमेंट का जो आरटीओ का काम था, केवल उसको इंप्लीमेंट कराना है राज्यों के अंदर, उसमें बदलाव करना, नया बनाना, तब्दील करना, ये सेंटर का विषय है। लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली की सड़कों में लग सकते थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकते थे, एमसीडी का पैसा रोक रखा है केजरीवाल साहब ने। सत्येंद्र जैन कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगा कि चुनाव आ रहे तो एमसीडी की सड़कें टूटी रहे, लोग नाराज हो जाएं और हम उसका लाभ उठा ले। एमसीडी का पैसा रोक रखा है, उस पैसे को वहां दिल्ली के विकास में कर दिया जाता
तो कितना बढ़िया होगा। सर ये जो आज महत्वपूर्ण जो प्रेस वार्ता जो आपने किया है उस संदर्भ में क्या कहना है दिल्ली वालों का? ये दिल्ली के अंदर अभी केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए के जो होर्डिंग लगा दिए हैं, पहले 7 साल में 1000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए के माध्यम से, जिसमें केजरीवाल साहब का कोई लेना देना नहीं है। आरटीओ दिल्ली के होंगे, लेकिन कानून 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2021 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि अब आपको आधार कॉन्टैक्ट लेस अपनी सारी फैसिलिटीज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस रिन्यू कराना है, लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाना है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंजिंग कराना है, ये सब काम ऑनलाइन होंगे। ये केंद्र सरकार का कानून है, हर राज्य को ये इम्प्लीमेंट करना है, मजबूरी है उनकी, करना पड़ेगा। केंद्र ने कानून बनाया है क्योंकि केंद्र का विषय है एक जगह का लाइसेंस पूरे देश में चलता है और एक जगह की ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड पूरे देश में गाड़ी चलती है, सबको जानकारी है। ये राज्य का विषय ही नहीं है, लेकिन केजरीवाल की आदत है, उनको लगा कि मैं कुछ लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने जगह जगह 100 करोड़ रुपए के कम से कम होर्डिंग लगा दिए, जो दिल्ली को बर्बाद करने का काम है, उसके विकास का पैसा वहाँ पर बर्बाद कर दिया। केजरीवाल साहब इस पैसे को कोई नेक काम में लगाते तो अच्छा होता। केंद्र सरकार कानून बनाया हुआ है, आपकी मजबूरी है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हिम्मत है तो रोक के दिखाइए ना। उत्तर प्रदेश ने कानून लागू कर रखा है, उड़ीसा ने लागू कर रखा है, महाराष्ट्र ने लागू कर रखा है, तो केजरीवाल कैसे नहीं करेगा इसको? बल्कि केजरीवाल ने तो 6 महीने लेट शुरू किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सर शिक्षा के बारे में क्या बताएं सर? 3,00,000 करोड़ रुपया अब एजुकेशन के लिए नई पॉलिसी के तहत मोदी साहब ने 21 से 26 के बीच में अब 3 साल से बच्चा जब हो जाएगा तो उसको प्राइवेट स्कूलों के पैटर्न पर सरकारी स्कूलों में उस बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी। उसका स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, ऐसी टीचरों को, ऐसी स्कूल बच्चों के एजुकेशन बनाने का काम किया जाएगा और सभी राज्यों को ये फंड एलोकेट किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड के संयुक्त प्रयासों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक नए मोबाइल ऐप क्लीन सिटी का शुभारंभ किया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सिविल लाइन जोन, केशवपुरम जोन तथा रोहिणी जोन के नागरिक आने वाले कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके इसकी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे और उनके वार्ड में आने वाली कचरा प्रबंधन की गाड़ी को GPS से ट्रैक कर पाएंगे तथा ऐप में दिए गए सहायता ऑप्शंस द्वारा अपने सुझाव व शिकायत भी दर्ज कर पाएंगे। इसके एडमिन पैनल के माध्यम से निगम के माननीय अधिकारी गण शिकायतें व सुझाव देख पाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर राष्ट्र प्रथम की टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह और नेता सदन छेल बिहारी गोस्वामी से बात की। ये स्वच्छता अभियान के अंदर इंडिपेंडेंस डे में हमने एक जनता को गिफ्ट दिया है, क्योंकि जनता को ये लग रहा था कई बार कि हमारी गाड़ियाँ समय से नहीं आ रही। यह जनता को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने एक व्हाट्सएप एक अपना डाउनलोड क्लीन सिटी के नाम से हमने एक ऐप चालू किया है, जिसमें आपको गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी के आपके घर तक पहुंचने का समय और तीसरी बात, अगर आपको कोई कंप्लेंट हो आप उसी ऐप में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जनहित में जो भी निगम में इंफॉर्मेशन होती है, भले वो कोरोना के विषय में हो, हाउस टैक्स के विषय में हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जिस तरीके से भाजपा के हम सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करती रही है। माननीय महापौर जी के नेतृत्व में ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और जिस तरीके से हर साल कुछ न कुछ अच्छे कार्य किए गए, उसमें एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा और जनता अपने इसको डाउनलोड करके और कहीं भी लोकेशन देख सकती है और जिससे कि स्वच्छता अभियान को एक और गति मिलेगी। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन है, विजन है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम अनूठा प्रयोग करा है और निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ मिलेगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। दिल्ली के जो MCD कर्मचारी को पक्का करने के संदर्भ में वो क्या कहते हैं दिल्ली वासियों को बताएं। आपके माध्यम से मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, अब फाइनली सारे लोग पक्के किए जाएंगे और नियमित रूप में काम करने पर उनका जो भी उनका हक है, मैं ये कहूँगी कि उनका हक है वो उन्हें मिल रहा है और अब सारे ही पक्के होंगे। 2010 तक की सारी लिस्ट मंगा ली गई हैं और जोन लेवल पे सभी को आदेश दिए जा चुके हैं और हाउस में भी पारित हो चुका है। अब
बस इनकी फाइल्स आएंगी और लगातार बैचेस वाइज ये पक्के कर दिए जाएंगे। टोटल कितने कर्मचारी हैं लगभग? इसका तो अभी मुझे कोई एक संख्या इतनी मुझे अभी नहीं पता है जो मैं आपको बताऊं, गलत होगा अगर मैं आपको कोई भी संख्या कह रही हूं, लेकिन ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए है। तो ये तीनों नगर निगम के जो कर्मचारी है उन तीनों का है? अभी फिलहाल हम उत्तरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में भी कुछ किए गए हैं और वहाँ भी प्रोसेस में फाइल चल रही हैं, लेकिन उत्तरी दिल्ली में हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अगर हो जाता है फाइनली, तो उसी के बेस पर जो है दक्षिण दिल्ली का भी और पूर्वी दिल्ली का भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं और किए जा रहे हैं, बल्कि चांसेस क्या हैं, किए जा रहे हैं। दक्षिणी में भी किए गए हैं, उत्तरी में भी लगभग 400 लोगों को करीब कर दिया गया है और बाकी के अभी प्रोसेस चल रहा है। जो टैक्सेस जो मतलब जिसे कि रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए टैक्सेस तो असली कमाई होती है एमसीडी की, जिसके द्वारा एमसीडी चलती है और बहुत सारे जो टैक्स हैं कई लोग उसको अपोजिट कर रहे थे कि नहीं हम ये नहीं पे कर पाएंगे, तो कई सारे टैक्सेस को वापस भी लिया गया है। लेकिन बस ये मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपना टैक्स टाइम पर भरें और जो भी एप्लीकेबल हैं वो जाएं अपने मतलब रिन्यू कराएं अपने सारे और टैक्सेस भी पे करें, ताकि उनका जो है योगदान एमसीडी के लिए वो आता रहे हमारे पास। दिल्ली एमसीडी के अंदर जो है लोग कहते हैं और जो है अवैध निर्माण के बारे में जो है बहुत ही शिकायत रहती है, तो उस संदर्भ में क्या कहते हैं? देखिए अवैध निर्माण के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण चल रहा है तो उसकी सूचना हमें दें। हमारा और एसडीएम का काम है ये कि हम ऐसे अवैध निर्माणों को रोकें, क्योंकि अवैध निर्माण तो हो जाते हैं लेकिन फिर वहाँ सिविक एमिनिटीज़ पहुँचाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो हम हर समय आपके साथ हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो वो हमें ज़रूर बताएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेंगलुरु में 11 दिन में 543 बच्चे हुए संक्रमित। सीएम बसवराज बोम्मई ने बुलाई आपात बैठक। गुजरात के पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। फैक्ट्री के निर्माणाधीन चिमनी में गिरे कई मजदूर, 3 मजदूरों की मौत तो 7 को सुरक्षित बचाया गया। यूपी में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। उफनती नदियों ने 24 जिलों को लिया अपनी चपेट में। सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। भारत, पाक, अमेरिका, चीन समेत 12 देशों ने अफगान में सुरक्षा स्थिति को लेकर की चर्चा में हुआ फैसला। अफगानिस्तान में किसी भी सरकार को नहीं देंगे मान्यता जो बंदूक की नोक पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आगामी 15 अगस्त से 1 साल के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा। 15 अगस्त को देश के हर मंडल में करेंगे राष्ट्रीय गान। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंगदान दिवस पर गिविंग लाइफ आफ्टर डेथ द हीरोज ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तिका का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अधिक से अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं। तमिलनाडु में शुक्रवार को पेश किया गया राज्य बजट। देश में पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट में पेट्रोल पर लगने वाले स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे 3 रुपए कटौती का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को बुलाई विपक्ष की बैठक। ममता बनर्जी सहित कई राजनीतिक दल हो सकते हैं शामिल। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में यूएई के लिए रवाना हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। आईपीएल 2021 के सीजन का दूसरा चरण यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा। सरकार और कांग्रेस सत्ताधार के बीच ट्विटर ने इंडिया हेड का किया तबादला। अब मनीष माहेश्वरी अमेरिका जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,120 नए मामले तो वहीं 585 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुआ आतंकी हमला। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने फेंका ग्रेनेड। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में की गई घेराबंदी। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।